Good morning, class 11 students. Hope you all are doing fine. I have sent you a message last week in which I have told you that I will be continuing my topic with you guys on 20th of April 2020. I have also sent a list of the 7 lectures I have given earlier on this chapter. I have started the chapter number 1, Constitution, Why and How. और मैंने ये कहा था कि आप पहले ये 7 चैप्टर देख लीजिए, 7 लेक्चर्स देख लीजिए और तब मैं जाके आगे एक नया टॉपिक शुरू करूंगी. सो हियर आई एम. टुडे माय टॉपिक इज अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई वुड गिव अ ब्रीफ रिकैप्चुलेशन रिवर्क जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. हमारे हिंदुस्तान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए 2 फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे. हमारा पहला फैक्टर था प्रोसीजर, कि हमारा किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए कि वो इफेक्टिव हो. और दूसरा हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट. जब हम इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे थे तो हमने अपना चैप्टर छोड़ा था कि इस नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारे लीडर्स कई बार आपस में डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे. समटाइम्स दे इवन वेंट ऑन हॉट डिबेट्स. It seems that they are having a conflicting viewpoint, and that's why it took almost 166 days to complete Indian Constitution. Meanwhile, हमने ये भी पढ़ा था जब मैंने अपना चैप्टर छोड़ा था कि it was first of all कि inheritance of national movement के दौरान लीडर्स ने सब कुछ 1940s में डिसाइड नहीं किया था. मोतीलाल नेहरू ने इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1928 अंडरलाइन कर दिया था द नीड फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन फ्रेमवर्क. सिमिलरली भीमराव अंबेडकर और बाबा साहेब अंबेडकर, आप जो भी कहना चाहें, ही फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. मीनवाइल पंडित नेहरू वॉज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929. You have gone through this special session. It was held in Lahore and you have discussed about this in your class 10th. Fine. In this session, first time we celebrated our Independence Day and Nehru emerged as a dynamic leader in our freedom struggle. Meanwhile, by 1934, it seems that Nehru is also having a socialist ideology or was carrying a socialist ideas with him, and he see that upliftment of rich and poor, or rich and poor can be treated equal, is the most important thing for the Indian citizens. In such a situation, when the summary of the constitution, when the aims of the constitutions were being defined by the Constituent Assembly in the December 1946, I repeat, December 1946, when our Constituent Assembly met again to finalize our Constitution. इस समय पंडित नेहरू ने एक नया रेजोल्यूशन मूव किया जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 2 चीजों को डील करता है. नंबर 1, इट टेक्स द एस्पिरेशन एंड द वैल्यूज व्हाट हैव बीन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी. These to be considered as a fundamental commitments towards our constitution. अगर हम इस तरीके से चलें और दोबारा से हम प्रोसीजर्स के बारे में बात करें एंड साथ साथ इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट की बात करें तो नटशल में हम कहते हैं, दिस इज अ नटशल. नटशल मीन्स समराइज करके अगर हम कहना चाहते हैं, दैट इट डेवलप्ड अ मेज, एक जाल जैसे होता है. हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ जहां रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं मॉरल कमिटमेंट से बना हुआ है. आपकी बुक में एक कार्टून दिया हुआ है, अगर आप इस कार्टून को एक बार पढ़ना चाहें और देखना चाहें, लेट मी शो यू. इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ योर बुक. अगर आपको नजर ना आए तो आप एक बार दोबारा अपनी बुक पेज नंबर 7 पर अपने आप देख सकते हैं. इट्स हियर. ये आपका एक रीड द कार्टून दिया हुआ है. अगर आप इस कार्टून को ऑब्जर्व करें, इस तरफ एक तरफ आपको नजर आएगा दैट पीपल आर सिटिंग विद वायलेंस, विद टर्मराइन्स, and the leader standing at the back, and दूसरी तरफ you can see
the people who are sitting on the floor, they are talking about Vande Mataram and they want their demands to fulfill. इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे भी एक डाटा दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, दे वांट टू एड्रेस डिफरेंट एस्पिरेशंस. यहां से हमारा रोल जो है वो नेहरू का शुरू होता है, और नेहरू ने कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, तो मेन पॉइंट्स उन्होंने कहा दिसंबर 1946 में ही कि हमें कुछ बातें अपने दिमाग में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का. ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेटा आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, अगर आपको ध्यान में रहे तो. अगर आप ध्यान में देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 10 पॉइंट्स हैं. मैं इन 10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, रीड आउट कर रही हूँ. आप कोई भी 5 कर सकते हैं. नंबर 1, इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट सेकुलर सॉवरन रिपब्लिक. हिंदुस्तान आजाद रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, अपने खुद डिसीजंस लेगा और रिपब्लिक लेगा. यानी कि हमारे देश में हेड जो है वो हेरिडिटरी नहीं रहेगा. हिंदुस्तान जो है वो यूनियन रहेगा, जो कि ब्रिटिश यूनियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स को साथ मिलेगा, और कुछ पार्ट्स जो कि आउटसाइड इंडिया के, आउटसाइड ब्रिटिश कंट्रोल आते थे, उसको भी. इसके अलावा जो टेरिटरीज, कुछ जो अपने आप को ऑटोनमस यूनिट्स बनाना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनाना चाहती हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाना जरूरी है. हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को गारंटी की जाएगी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. उन्हें इक्वालिटी बिफोर लॉ का समझा जाएगा. उन्हें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दिया जाएगा. उन्हें कुछ फंडामेंटल फ्रीडम्स दी जाएंगी. इस फंडामेंटल फ्रीडम्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड किया जाएगा. आप कोई भी चीज को वर्कशिप कर सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, वोकेशनल रख सकते हैं. कुछ माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स एंड ट्राइबल एरियाज और या डिप्रेस्ड क्लासेस को जो है उन्हें भी एडुकेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे. हमारे देश की एकता और अखंडता को निभाने के लिए गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा लैंड, सी, एयर के ऊपर, और वो जस्टिस के द्वारा, न्याय के द्वारा चलाया जाएगा. हमारी जमीन ये पूरी कोशिश करेगी, हमारा देश ये पूरी कोशिश करेगा कि हम वर्ल्ड पीस को मेंटेन कर रख सके. आप प्लीज इसके लिए अपना बुक पेज भी देख लीजिएगा. वैसे मैं इसके लिए आपको एक पेज भी भेजूंगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिक्कत होगा तो आप डाउट की तरह कर सकते हैं. मिनिमम 6 पॉइंट्स टू बी लर्न्ड ये होने चाहिए. ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करता है. थैंक यू फॉर टुडे गाइस.